नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं जो ग्रेड 3 इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों के लिए एक मॉडल पेपर। मैं आप लोगों के बीच में मॉडल पेपर की एक सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिस सीरीज का पहला मॉडल पेपर आपके सामने है। ठीक है, इसमें मैं कुल 4 या 5 मॉडल पेपर आपको एग्जाम से पहले का लगातार मतलब 3-4 दिन में ही कंटिन्यू करवा दूंगा। तो आप इसको पूरा देखिएगा, पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ ये मॉडल पेपर है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी कोई भी किसी प्रकार के डाउट्स वगैरह जो होते हैं ना, उन डाउट्स को आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। उसके अलावा पेपर जैसे ही सोल्यूशन पूरा हो जाता है, पेपर सोल्यूशन पूरा होने के बाद में इस पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल मेरे पे मिल जाएगी, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला मॉडल पेपर आप लोगों के बीच में ले पूरा सिलेबस यानी 60 क्वेश्चंस जो हमारे ग्रामेटिकल वाला पोर्शन है, और उसके अलावा 10 क्वेश्चंस जो हमारे मेथड्स के अलग से दे रखे, पूरा 70 क्वेश्चंस, और 70 क्वेश्चन 140 मार्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो पोर्शन है, उस पोर्शन को कवर करने के लिए मैं कुल मिला के आपके सामने 4 या 5 मॉडल पेपर्स लेके आने वाला हूं, जो लगातार आपको इसी YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा ही लेना है, वो तो आपको पता ही सारी बातें, ये तो बताने की बात नहीं है आप लोगों के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो आपको करना ही, वो तो आप वैसे ही कर दोगे बिना कहे ही, है ना। चलो, तो आज अपने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है, इस क्वेश्चन को देखिएगा गौर से। पूरा जो सिलेबस मैंने बताया ना, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए ये आपका मॉडल पेपर रहेगा। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन दे रखा है कि माई फ्रेंड यूजुअली विजिटेड मी व्हेन ही वाज इन स्कूल। देखो, माई फ्रेंड क्या दे रखा है, यूजुअली विजिटेड मी, यहाँ पर पास्ट टेंस दे रखा है। आगे दे रखा है व्हेन ही वाज इन स्कूल, जब वो स्कूल में था उस समय वो क्या करता था, मुझे विजिट करता था। बट जैसे यहाँ पर बट आ गया, इसका मतलब आगे वाला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में क्या है, उसका कंट्रास्ट है, उसका विरोधाभास होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम जनरली समझ ही गए, विजिट नहीं करता है, बट आ गया ना, वो मुझे जनरली विजिट करता था, लेकिन अब क्या है, ही हार्डली हियर नाउ। अब यहाँ पे देखो, ही आपका सब्जेक्ट दे रखा है, ही सब्जेक्ट के साथ में कम किसी भी सूरत में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और कम जो है वो क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो ये वाला तो वैसे ही नहीं आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या दे रखा है, नाउ दे रखा है। नाउ का कॉम्बिनेशन आपका पास्ट के साथ किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपके पास बचा ऑप्शन क्या, एक तो कम्स और एक इज कमिंग। तो क्या हो जाएगा, पहले वह मेरे पास आया करता था लेकिन अब नहीं आता है, तो फिर यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपके सामने टेंस का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन द अटेंडेंट केम। देखो, वेन का एक कंसेप्ट होता है, टाइम क्लोज का, वेन का नहीं, पूरे टाइम क्लोज का ये कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट होता है कि एक सेंटेंस में यदि पास्ट टेंस है तो फिर अगले सेंटेंस में भी क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। तो इससे ये चीज क्लियर हुई कि यहां पर पास्ट दे रखा है तो आगे वाले में क्या हो जाएगा, पास्ट, मतलब सेकंड ऑप्शन गया, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये वाला थर्ड ऑप्शन भी गया। यहां पे क्या दे रखा है, 4, और 4 के साथ में टाइम। जब 4 या सिंस के साथ में टाइम दे रखा हो तो फिर जो टेंस आता है आपका वो कौन सा आता है, वो आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, चौथे ऑप्शन में, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि आई डोंट नो वाई ही। देखो, ही दे रखा है ना, तो इस ही में क्या करना है अपने को, ही के साथ में डू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ही के साथ में डू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, वो प्लूरल होती है। वो के कुछ गोल्डन रूल्स है, क्या ध्यान रखना, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको नॉलेज होना उतना जरूरी नहीं है जितना आपका कॉमन सेंस जो होता है ना, वो डेवलप आपको करना है। ऑप्शंस आपके पास आते हैं ना, ऑप्शंस को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना सीखना है। यहाँ पे देखो, ही दे रखा है, ही के साथ में डू नहीं आएगा क्योंकि डू प्लूरल है, और ही बेचारा सिंगुलर है। ही के साथ में हैव नहीं आएगा क्योंकि हैव भी प्लूरल है। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, डूइंग। किसी भी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। तो ये वाला जो है इसको भी क्या कर देना है, काट देना है। बचा क्या, बच गया आपका कौन सा, चौथा ऑप्शन, ही हैज डन आई डोंट नो व्हाई। मुझे नहीं पता क्यों आया, मुझे ये भी नहीं पता ये आंसर क्यों आया, लेकिन आ गया। क्या हो जाएगा, आई डोंट नो व्हाई ही हैज डन दिस टू मी। मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ यू ब्लैंक स्पेस अ लिटिल लॉन्गर देयर यू कुड हैव मेट द बॉस। क्या दे रखा है, इफ कंडीशनल क्लोज,
कंडीशनल का जो सेंटेंस होता है उसमें क्या दे रखा है, आगे वाला जो पोर्शन है उसमें दे रखा है कुड हैव और मेट। कुड का मतलब पास्ट, हैव मेट मतलब परफेक्ट। क्या दे रखा है, कुड दे रखा है, कुड मतलब पास्ट और हैव मेट का मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्ट। तो क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया। अब पास्ट परफेक्ट कौन से में, ये लो, उधर जैसा है वैसा का वैसा इधर। इफ की कंडीशन है, उन कंडीशंस को रटने की जरूरत नहीं है। जैसा एक तरफ दे रखा है उसके सहारे क्या कर देना है, वैसा का वैसा बर्ताव अपने को दूसरे के साथ कर लेना है। ठीक है, जैसा इधर वाले के साथ हो रखा है वैसा का वैसा बर्ताव किसके साथ कर लेना है, दूसरे वाले के साथ कर लेना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चेंज द वॉइस। अब देखो वॉइस जब आप सोल्व करते हो, वॉइस का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपको उसमें क्या करना है, सीधा पहुंच जाना है किसके पास, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पास। कहां पहुंच जाना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पास पहुंच जाना है। हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखना, वॉइस जो है ना, उस वॉइस के क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है क्या, कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। तो वुड जो है उस वुड का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो वुड का वुड, वुड का वुड, वुड और वुड, चारों ही ऑप्शन में दे रखा है। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, एडवाइज। क्या दे रखा है, एडवाइज। अब जो मॉडल है उस मॉडल के साथ में क्या लगाते हैं, बी, और बी के साथ में क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म देख लो कौन से ऑप्शन में, इसमें दे रखा है बी एडवाइज्ड, इसमें दे रखा है बी फिर माई एडवाइस, गलत। यहाँ पे दे रखा है बी एडवाइज, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है बी एडवाइज्ड, एडवाइज्ड होता ही नहीं है। तो सेकंड वाला और फोर्थ वाला ये जो दो ऑप्शन है ये तो क्या हो गए, ये तो गलत हो गए। दो ऑप्शन तो क्या हुए, गए। अब बचे क्या, आई एडवाइज्ड यू, आई वुड एडवाइज यू। तो यू क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू वुड बी एडवाइज्ड मी बाय मी नॉट टू गो, नोट टू गो। आगे जो भी ना जैसा जैसा रह जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले, तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी किसका है, वो भी वॉइस का ही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, इज बीइंग टॉट। ये पहले से आपको पैसिव वॉइस बनाकर दिया हुआ है, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है इसका एक्टिव वॉइस। ये पहले से पैसिव वॉइस बनाए हुए है, आपको क्या करना है, आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। अब पैसिव वॉइस में क्या दे रखा है, इज प्लस क्या दे रखा है, बीइंग, और फिर क्या दे रखी है, थर्ड फॉर्म। ये जो थर्ड फॉर्म है ना ये आपकी हेल्प नहीं करने वाली, जो बी की फॉर्म है ना वही डिसाइड करने वाली है कि आपकी जो मेन वर्ब होगी वो क्या होगी। बी मतलब आईएनजी, इसका मतलब मेन वर्ब की क्या हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या हो जाएगा, टीचिंग। और फिर उसके बाद में ये जो है हेल्पिंग वर्ब वो तो कभी चेंज ही नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, इज टीचिंग। पहले वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, इज टीचिंग। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास यदि हम चले तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉल माई नेबर इमीडिएटली। कॉल माई नेबर इमीडिएटली, ये वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। और जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, उस इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने कई सारे तरीके होते हैं। अब हम क्या करें, अपना यदि दिमाग लगाए कि कौन सा बनाना है, तो फिर हम गलती कर जाएंगे। हमें क्या करना है, ऑप्शन के पास जाना है, ऑप्शन कौन सा डिमांड कर रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस की खास बात होती है क्या, जो भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना, उस इंपेरेटिव सेंटेंस की खास बात होती है, वो क्या होती है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम क्या कर देते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो यहां पे क्या दे रखा है, कॉल, तो इसका क्या हो जाएगा, बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड, गलत। फिर उसके बाद में लेट माई नेबर कॉल्ड, गलत। टू बी कॉल्ड, गलत। ठीक है, क्या बन गया, लेट माई नेबर बी कॉल्ड इमीडिएटली। लेट माई नेबर बी कॉल्ड इमीडिएटली, पहला आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन से कंसेप्ट से हुआ देख लेना आप, ठीक है, कौन से कंसेप्ट से हुआ, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको। इसके अलावा भी इसके आंसर्स पॉसिबल है, ठीक है, इसके अलावा भी हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, अगला क्या दे रखा है, चेंज द नरेशन। ये क्या करेगा, माई सिस्टर सेड टू मी यू। देखो यू का प्रयोग किसके लिए हुआ, माई सिस्टर, मेरी सिस्टर ने कहा, किससे कहा, मेरे से कहा। तो अब एक बात बताओ कि मेरी सिस्टर जब बोल रही है तो मेरी सिस्टर यू का प्रयोग किसके लिए करी, खुद के लिए करी क्या। मैं जब बोल रहा हूं तो मैं बोलते वक्त यू का प्रयोग किसके लिए करूंगा, मेरे लिए करूंगा ना। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो यू का प्रयोग उसके लिसनर के लिए होता है, और लिसनर कौन है यहाँ पर, माई सिस्टर सेड टू मी।
तो मी क्या है लिसनर, इसका मतलब यू का क्या बन जाएगा आई। पहले में क्या दे रखा है आई, दूसरे में क्या दे रखा है आई, तीसरे में क्या दे रखा है आई, चौथे में क्या दे रखा है आई, सब में दे रखा है। फिर क्या दे रखा है डिड नॉट हेल्प, डिड प्लस हेल्प इज इक्वल टू सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म कैसे बदल जाएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। नरेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किससे बदल जाएगी सेकंड फॉर्म में, और जो सेकंड फॉर्म होती है वो किससे बदल जाएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या दे रखा है डिड हेल्प यानी सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किससे बदल जाएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म कौन से में हेड नॉट हेल्प, हैव गलत, हैव गलत, हैड नॉट हेल्प। यहाँ दो ऑप्शन आपके क्या हो गए एलिमिनेट हो गए। अब बचे आपके पास बाकी जो ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में क्या करना है, यू डिड नॉट हेल्प मी, मी का प्रयोग किसके लिए किया गया, मी का प्रयोग किया गया सिस्टर ने अपने लिए किया, मी का प्रयोग तो खुद के लिए करेगी, यू का प्रयोग तो चलो मेरे लिए कर दिया, मी का प्रयोग तो खुद के लिए करेगी ना, तो मी का जो प्रयोग है वो किसके लिए हो जाएगा, मी का प्रयोग उसने खुद के लिए किया, तो क्या हो जाएगा हर, या क्या हो जाएगा हर। यस्टरडे का यस्टरडे नहीं रहेगा, यस्टरडे कैसे बदल जाएगा, या तो प्रीवियस डे में या फिर दैट डे बिफोर में, तो कौन सा कट गया, ये वाला गया, ये वाला गया, ये वाला गया, बचा कौन सा, ए वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चार ऑप्शंस थे, इन चार ऑप्शंस में से हमने क्या कर दिया, तीन को एलिमिनेट कर दिया, और तीन को एलिमिनेट करने के बाद में हमारा जो आंसर है वो कौन सा बचा, ऑटोमेटिकली चौथा। तीन एलिमिनेट करने के बाद में चौथा बच ही जाता है ना। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चिल्ड्रन सेड, जो चिल्ड्रन है उन चिल्ड्रन ने कहा, क्या कहा दे। अब देखो दे चेंज नहीं होगा, दे कभी चेंज नहीं होगा, बदलता क्या है, बदलता केवल या तो आई है या फिर यू है, इसके अलावा कोई नहीं बदलेगा। तो दे का तो क्या बन जाएगा दे। वर कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म का क्या बन जाता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। वर किसकी सेकंड फॉर्म है बी की, तो हेड प्लस बीन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा दे हैड बीन, दे हैड बीन, दे हैड बीन, दे हैव बीन, गलत, दे हैव बीन गलत, गए दो, तो बचे कितने दो, they had been busy। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, the children said they had been busy, the children said that they had been busy। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है playing so they have, इधर पास्ट है तो फिर उधर भी पास्ट होगा, पहले वाला भी गलत, इसका मतलब बचा कौन सा सेकंड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नरेशन को सोल्व करने का बड़ा ही सिंपल तरीका होता है क्या, कि इधर पास्ट तो फिर उधर भी पास्ट। नंबर एक बात, नरेशन को सोल्व करने के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीन कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना है, क्या कि इधर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो यदि पास्ट में है तो फिर आगे वाला जो है उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें भी पास्ट हो जाएगा। नंबर एक बात, इधर पास्ट तो उधर पास्ट, बदलेगा क्या आई और यू, दो ही चीजें बदलेगी। आई किसमें अकॉर्डिंग, आई मतलब जो स्पीकर है आपका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, यू मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है यानी जो लिसनर है उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। बस दो ही तो चीजें बदलती है, आई जो है वो किसके अकॉर्डिंग स्पीकर के अकॉर्डिंग, और यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग लिसनर के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में वर्ब का मैंने बताया ही आपको कि वर्ब का क्या हो जाएगा, वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म है तो क्या बना दो सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म यदि है तो फिर क्या बना दो हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बस कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए तो नरेशन इतना ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी सैड टू मी, आई बताओ आई का प्रयोग किसके लिए किया गया, सी जब बोल रही है तो सी आई का प्रयोग किसके लिए करेगी, खुद के लिए। प्रत्येक व्यक्ति आई का प्रयोग खुद के लिए करता है, तो आई मतलब सी, सी 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 और सी। क्या दे रखा है ऑलवेज ड्रिंक ए कप ऑफ ग्रीन टी एज सून एज आई, फिर वहां पे क्या आ गया आई मतलब सी, सी सी सी, और यहां पर भी क्या दे रखा है सी। ऑलवेज ड्रिंक, ऑलवेज मतलब हमेशा, और हमेशा मतलब रूटीन, और हैबिचुअल एक्शन होता है उसका टेंस नहीं बदलता है। प्रायोरिटी अपने को इस बात को देनी है कि जब हमारे सामने हैबिचुअल एक्शन होता है तो हम टेंस नहीं बदलेंगे, प्रायोरिटी देंगे इस बात को। लेकिन वो ऑप्शन ना हुआ तो बदल देंगे। आदतें बदली भी तो जा सकती है ना, हो सकता है 10 दिन पहले मेरी कोई आदत थी, मैं कोई काम किया करता था लेकिन मैंने अब छोड़ दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आदतें बदल भी सकती है, तो फिर क्या हो जाएगा आई ऑलवेज ड्रिंक। प्रायोरिटी इस बात को देने नहीं बदलनी चाहिए। यहाँ पे दे रखा है ऑलवेज ड्रिंक, सी ऑलवेज ड्रिंक्स, इसको अपने को प्रायोरिटी देंगे यदि पूरा प्रेजेंट में हुआ तो। ठीक है, और सी ऑलवेज ड्रिंक। ठीक है, तीन ऑप्शन जो है वो पास्ट के, एक ऑप्शन प्रेजेंट का है। अब जो प्रेजेंट वाला है उसको पहले चेक कर लेते हैं। सी हैड टोल्ड मी गलत, इधर सेट दे रखा था ना, हैड टोल्ड आते ही गलत, ये तो गया। फिर उसके बाद में क्या बना सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी और सी टोल्ड मी, तीन ऑप्शन जो है कॉमन है। यहाँ पे क्या दे रखा है सी ऑलवेज ड्रिंक ए कप ऑफ टी, सी ऑलवेज ड्रिंक कप ऑफ टी, यहाँ पर सारा कुछ सेम आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या दे रखा है ये वाला देखो,
इधर वाला जो ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, ड्रिंक ए कप ऑफ ग्रीन टी एज सुन एज सी वुड बी गेटिंग, और वुड बी गेटिंग आते ही क्या हो जाएगा, वुड बी गेटिंग आते ही ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इधर क्या दे रखा था गेट, तो गेट तो फर्स्ट फॉर्म है, या तो फर्स्ट फॉर्म रख दो हैबिचुअल रखना है, या फिर सेकंड फॉर्म बना दो जब हैबिट तोड़ देनी है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो गया। बचे कौन से हमारे पास, पहला और दूसरा दो ऑप्शन। क्या कह रहे हैं, सी टोल्ड मी दैट, सी टोल्ड मी दैट, सी ऑलवेज ड्रिंक ए कप ऑफ, सी ऑलवेज ड्रंक, गड़बड़, ड्रंक दे दिया ना। थर्ड फॉर्म तो आती ही नहीं ना, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट थर्ड फॉर्म तो आती ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वह पहले ग्रीन टी लिया करती थी लेकिन अब नहीं लेती, उसकी जो हैबिट थी ना वो हैबिट क्या हो गई है, बदल गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के पास यदि हम चले तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये है आपका क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच का। क्या कह रहे हैं, सी कॉल्स मी बेबी, द अंडरलाइंड वर्ड इज, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है वो क्या, वो मुझे कॉल करती है, मुझे पुकारती है, किस नाम से पुकारता है, वो मुझे पुकारता है किस नाम से, वो मुझे इस नाम से पुकारता है। और जब किसी भी व्यक्ति को किसी नाम से पुकारा जाता है, किसी भी चीज को किसी नाम से पुकारा जाता है, नेम इज नाउन, नेम इज नाउन, नेम ही नाउन है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, अ नाउन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में सही स्टेटमेंट आपको पता करना है। ये ध्यान रखना, कई बार गड़बड़ होती है, इज ट्रू पूछा गया या फिर कई बार होता है इज नॉट ट्रू, सही है या फिर सही नहीं है, गलत है या गलत नहीं, इसको विशेष तौर से देख लेना। ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट होते हैं ना, उनमें यही कंफ्यूजन, बाद में अच्छा नोट वाला था क्या, यहाँ पे क्या इज ट्रू मतलब सही पूछा है, तो सही कौन सा है। क्या दे रखा है, वी कैन यूज इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर इट, क्या हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं क्या, नहीं। जैसे मान लो किसी प्रकार की कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, क्या उसके पहले जिसमें ऑनेस्टी, क्या एन ऑनेस्टी हो सकता है ना, एक ईमानदारी क्या होता है, होता ही नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला गलत। दूसरा क्या कह रहा है, इट इज ऑलवेज काउंटेबल, क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा को काउंट किया जा सकता है ना, एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, काइंडनेस, एक दया, दो दया, इस थोड़े हो सकता है ना, ये भी नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्या करे, इट इज कैन बी, सॉरी ये इज नहीं आएगा, इट कैन बी यूज्ड एज आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इसका प्रयोग या तो काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा ना। काउंटेबल तो होती नहीं ना, पहले ही काट चुके अपने, काउंटेबल तो होती नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मतलब ये वाला भी गलत। फिर क्या बचा, इट इज ऑलवेज काउंटेबल, ये हमेशा क्या होती है, काउंटेबल होती है। ये एकमात्र स्टेटमेंट है जो इसके बारे में क्या है, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास अपने चले तो अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है दोज आर मैंगो ट्रीज, द अंडरलाइन वर्ड इज, यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है वो क्या है, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है ना, उस एडजेक्टिव का एक बहुत ही बढ़िया लक्षण होता है क्या, कि एडजेक्टिव के बाद में नाउन आती है। एडजेक्टिव जो होता है ना, उस एडजेक्टिव के बाद में क्या आती है, हमेशा नाउन आती है। ठीक है, विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखना है, जो भी एडजेक्टिव होता है ना, उस एडजेक्टिव के बाद में क्या आती है, नाउन का प्रयोग किया जाता है, या फिर उसके पहले कहीं भी नाउन आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एडजेक्टिव पहले दे रखा हो, नाउन बहुत आगे दे रखी हो ना, ये वाला जो है ना, ये एडजेक्टिव तो नहीं है। एडजेक्टिव नहीं है मतलब ये वाला भी गया। फिर उसके बाद में क्या, ये प्रोनाउन। अब कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तो बांटना होता है, बांटना नहीं तो इशारा कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव डेमो दिखाना का, देखो वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ किसके है, वो मैंगो के पेड़ है, तो फिर क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, वो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो है ना, हाँ डेमोन्स्ट्रेटिव। आगे बढ़े तो अगला कह रहा है कि हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, द अंडरलाइन वर्ड क्या दे रखा है, हु। यहाँ पे जो हु दे रखा है ना, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। देखो एडजेक्टिव तो है नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव तो वो होता है जिसके बाद में क्या आती हो, नाउन आती हो। रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसके बाद में क्या आता है, सॉरी वो दो सेंटेंस को जोड़ने काम आता है, ये कंजक्शन काम करता है, ये कोई दो सेंटेंस को जोड़ नहीं रहा। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है या फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, इसका मतलब किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो क्या होगा, नाउन होगी या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। या तो क्या होगी, नाउन या फिर क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इसका मतलब ये वाला आंसर क्या है, सही हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द एग्जांपल विच कंटेन्स पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से में है? वही बात मैंने बताया ना, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब उसके बाद में क्या आएगी? नाउन आएगी। योर्स के बाद में नाउन नहीं है, मतलब ये पजेसिव प्रोनाउन है। दिस कार इज माइन, नाउन नहीं है, मतलब ये क्या है? प्रोनाउन है। सबमिटेड माई प्रोजेक्ट, माई के बाद में मेरा प्रोजेक्ट। पजेशन का मतलब क्या होता है? पजेशन का मतलब होता है किसी भी बात पर अधिकार जताना। पजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी बात पर अधिकार जताना, ठीक है। और अधिकार जताने मेरा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट किसका है? मेरा प्रोजेक्ट है, और मेरा प्रोजेक्ट है इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पजेशन शो कर रहा है। अगला देख लो, सी हेल्प्स दोज पीपल, इसमें तो है ही नहीं, पजेसिव प्रोनाउन भी नहीं, एडजेक्टिव भी नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा जिसमें पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव। इसका प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव होता है, ठीक है। बोलचाल की भाषा में नॉर्मली में एडजेक्टिव बोल देते हैं, लेकिन एडजेक्टिव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट, द अंडरलाइन वर्ड्स आर। अंडरलाइन किए गए जो वर्ड्स है ना, वो क्या है? एक तो यहां पे दे रखा है प्लीज, और यहां पर भी दे रखा है प्लीज, ठीक है। अभी जो दोनों वर्ड है ना, इन दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग होता है, ध्यान रखना। एक जगह तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो होता है प्लीज, जिसको हम प्लीज पढ़ते हैं। हम तो प्लीज नहीं, हम तो पे पूरा ले आते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्लीज पढ़ते हैं, ठीक है। और एक जगह इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है प्लीज। दोनों में अलग अलग मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है कृपया, और ये वाला जो होता है ना, इसका मतलब होता है खुश करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुश करना, ठीक है। प्लीज का मतलब होता है कृपया, जबकि प्लीज का मतलब होता है खुश करना। यहां पे दे रखा है कि प्लीज पास द शुगर, शुगर पास करने की रिक्वेस्ट की जा रही है। इसका मतलब ये वर्ब तो नहीं, वर्ब तो यहाँ पर पास है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों गलत हो गए। नाउन तो है ही नहीं, किसी का नाम तो है ही नहीं ना प्लीज, तो ये वाला गलत है। यहीं पे अपना आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एडवर्ब और वर्ब। अगला वर्ब है प्लीज, खुश करना। क्या दे रखा है? योर रिजल्ट डिडंट प्लीज मी, आपके रिजल्ट ने मुझे खुश नहीं किया, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा जो भी रिजल्ट था, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो रिजल्ट होगा वो मुझे जरूर खुश करेगा, क्योंकि आप बढ़िया मेहनत करते जा रहे हो। दुआ करता हूं कि आपका जो रिजल्ट रहेगा वो भी बड़ा शानदार रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है क्या रहेगा? ए वर्ड दैट कनेक्ट्स ए नाउन फ्रेज और ए प्रोनाउन टू अनदर वर्ड विद इन अ सेंटेंस, ठीक है। देखो क्या पूछा गया? विद इन अ सेंटेंस। विद इन ए सेंटेंस मतलब एक ही सेंटेंस में है, और एक ही सेंटेंस में इसका मतलब कंजंक्शन नहीं होगा। कंजंक्शन तो मेरे हिसाब से ऑप्शन भी नहीं है ना, होता तो भी नहीं होता, क्योंकि कंजंक्शन क्या होता है? एक ही सेंटेंस में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन के तौर पे मिल जाता है, जैसे एंड होता है ना, कई बार एक ही सेंटेंस में दो चीजों को जोड़ देता है, एक्सेप्शन के तौर पे। बाकी कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंसेस के लिए आता है, दो फ्रेजेस के लिए आता है। विद इन ए सेंटेंस है, और वैसे इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या कर रहा है कि कनेक्ट्स ए नाउन फ्रेज ए प्रोनाउन टू अनदर, किसी दूसरे वर्ड से किसी नाउन को, प्रोनाउन को, या फिर किसी नाउन फ्रेज को दूसरे से जोड़ता है। वो क्या होता है? वो होता है प्रीपोजिशन। वो क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। और जो प्रीपोजिशन होता है ना, उसका काम क्या होता है? दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करना। जो दो वर्ड्स होते हैं उनको आपस में क्या करना? जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन के पास चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। क्या कह दे रखा है? इफ द मानसून हैड बीन गुड। क्या दे रखा है? हैड बीन मतलब पास्ट परफेक्ट, तीसरी कंडीशन पास्ट परफेक्ट। अब यहां पे पास्ट परफेक्ट, आगे वाले में भी क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा, तो आगे वाले में पास्ट आएगा। वुड विल गलत, तीनों में पास्ट है। पास्ट के साथ में क्या आएगा? परफेक्ट आएगा। यहाँ पे सिर्फ हैव दे रखा है, मतलब परफेक्ट नहीं है। विल भी दे रखा है, परफेक्ट नहीं है। हैव बीन परफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? वुड हैव बीन। इधर पास्ट परफेक्ट, उधर भी पास्ट परफेक्ट, लेकिन उधर पास्ट का मॉडल आएगा। मॉडल परफेक्ट के नाम से भी इसे कई बार बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, सी कॉल्स हर फ्रेंड इफ सी बिकम्स इल, ठीक है। यहां पे द कंडीशन इज, कौन सी कंडीशन है? यहां पे दे रखा है कि सी कॉल्स और बिकम्स, जब दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट होता है। देखो, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट, फिर उसके बाद में सिंपल फ्यूचर, ये फर्स्ट कंडीशन होती है, जिसे हम कई सारे नामों से जानते हैं। रियल कंडीशन बोलते हैं, ओपन कंडीशन बोलते हैं, प्रोबेबल, पॉसिबल कंडीशन, कई सारे नामों से जानते हैं। दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को जीरो कंडीशन के नाम से जाना जाता है। कि ऐसा रूटीन की जो बात होती है, या फिर जो परमानेंट एक्शन होता है ना, उस परमानेंट एक्शन के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या होती है? वो होती है जीरो कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉज सरप्राइज ब्लैंक स्पेस हिज बिहेवियर। सरप्राइज के बाद में प्रीपोजिशन जो आता है ना, वो आता है एट। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, मैं उसके व्यवहार से क्या था? आश्चर्यचकित था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सी अपोलोजाइज्ड ब्लैंक स्पेस बीइंग लेट। देखना, अपोलोजाइज यदि आप किसी व्यक्ति से करते हो तब तो क्या हो जाएगा?
अपोलोजाइज टू समवन। और यदि आप किसी बात के लिए अपोलोजाइज कर रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा, अपोलोजाइज फॉर समथिंग। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, ठीक है, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी के लिए क्षमा चाहना। तो यह क्या कह रहा है, आई सी अपोलोजाइज, उसने माफी मांगी, किस बात के लिए, किसी व्यक्ति से थोड़ी मांगी ना, किस बात के लिए, क्या, उसने लेट होने के लिए। तो क्या हो जाए, सी अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, उसने लेट होने के लिए माफी मांग ली। अगला क्वेश्चन हम देखें तो ये फिर प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वन शुड अब्सटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना बल्ले, सीधो रट लीजिए बल्ले इन्हें। क्या, अब्सटेन जो दे रखा है, इस अब्सटेन के बाद में फ्रॉम आएगा। अब्सटेन, इस अब्सटेन का एक, सॉरी, अब्सटेन का सिनोनिम होता है रिफ्रेन, इसके साथ में भी क्या आता है, फ्रॉम। और जो दोनों वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग होता है ना, वो क्या होता है, इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी भी चीज से बचना या फिर परहेज करना, किसी भी चीज से बचना या फिर परहेज करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये रहा। तो शुड अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग से क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले, यू हैव टू, यहाँ पे टू ऐड कर लेना, क्या हो जाएगा, यू हैव टू लीव योर शूज ब्लैंक स्पेस द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे आमतौर पे देखा जाए तो ऐसा कई बार ऐसा आता है, लिखा होता है जनरली, लीव योर शूज एट द डोर, मतलब आप जब भी अंदर आओ ना तो आती टाइम दरवाजे पे जूते उतार के आ जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एट द डोर। लेकिन इस क्वेश्चन को यदि हम पढ़े तो इसमें कहीं पर भी एट ऑप्शन में है ही नहीं, और जब एट ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या करें, यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बाई। बाई का मतलब होता है के पास, जब आओ ना तो भी टाइम दरवाजे करना है, जूता उतार कर फिर आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द न्यूज ब्लैंक स्पेस नॉट ट्रू, और ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में न्यूज को अपने देखना है। न्यूज हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर होने की वजह से ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, हैज वैसे भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वोज हो जाएगा। द न्यूज हैज थोड़ी होता है, न्यूज वोज। किसी भी चीज का होना बी फॉर्म होता है, किसी भी चीज का न्यूज सही है तो बी फॉर्म, सही नहीं है तो भी बी फॉर्म, मतलब किसी भी चीज का होना जो होता है ना, वहां पे क्या हो जाएगा, बी। हैव फॉर्म का प्रयोग कब होता है, पोजीशन के लिए, किसी के पास कोई चीज होती है ना, तो फिर हैव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे यदि अपने देखें तो इंडिया ब्लैंक स्पेस लीडिंग बाय 50 रन्स एट द इनिंग्स ब्रेक, इनिंग्स ब्रेक के समय इंडिया जो है ना वो क्या कर रहा है, 50 रन से लीड कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना कि इंडिया का प्रयोग या फिर किसी भी प्लेस का प्रयोग यदि कंट्री के लिए या फिर उस प्लेस के लिए हो तब तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए यदि उसका टीम के लिए यूज हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इंडिया, वोज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। हैव बीन हो सकता है, लेकिन हैव बीन तब होता है ना परफेक्ट कंटिन्यूस है, किस टाइम से लीड कर रहे हैं, नहीं किस टाइम वाली बात नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर लीडिंग, इंडिया आर लीडिंग बाई 50 रन्स एट द इनिंग्स ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये कह रहा है कि 50 किलोमीटर्स ब्लैंक स्पेस हार्ड टू वॉक ऑन फुट। इसमें देखो, किसी भी प्रकार की अमाउंट या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी मेजरमेंट यूनिट, किसी प्रकार की अमाउंट या फिर किसी प्रकार की कोई भी मेजरमेंट यूनिट जो होती है ना, उस अमाउंट या फिर मेजरमेंट यूनिट की हम बात करें तो इसमें दो चीजें होती है, ये कभी सिंगुलर हो जाती है, कभी प्लूरल हो जाती है। इस कंसेप्ट को गौर से देखना। होता क्या है कि दोनों सिचुएशन है, एक तो सिचुएशन होती है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की बात हो रही है, मैं बैठे बैठे ऐसे बोल रहा हूँ कि 50 किलोमीटर जो होते हैं ना, 50 किलोमीटर कितना हुआ है, थोड़ा ही तो हुआ है, ठीक है ना। तो 50 किलोमीटर आपको चलना है ना मेरे को चलना है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, चर्चा ही कर रहे हैं कि 50 किलोमीटर जो होता है ना, मुश्किल दूरी नहीं है, ज्यादा दूरी नहीं है, बहुत कम दूरी है, कम दूरी नहीं है, ज्यादा दूरी है, बात ही तो कर रहे हैं, बात ही तो कर रहे हैं ना। जब केवल चर्चा ही कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो एक यूनिट है, और यूनिट होने के नाते वो क्या है, सिंगुलर है। लेकिन आपने किसी भी अमाउंट को यदि स्पेंड किया है या फिर उसे आप यूज कर रहे हो तो फिर वो क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। किसी भी अमाउंट को आपने यूज किया, यहाँ पे क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर ब्लैंक स्पेस हार्ड टू वॉक ऑन फुट। मैं कह रहा हूँ कि 50 किलोमीटर पैदल चलना बहुत ही दोहरा काम है, ठीक है। हो सकता है मैं ऐसा बोल दूं बहुत सोहरा काम है, चलना तो किसी को नहीं है
ना तो मैं 50 किलोमीटर चल के कहीं जा रहा हूं और ना ही आप 50 किलोमीटर चल के कहीं जा रहे हो। इसका मतलब सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा कर रहे हैं मतलब ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो फिर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के पास चले, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू ब्लैंक स्पेस से सॉरी एज यू हैवंट डन एनी रॉन्ग। अब ये क्या कह रहा है कि यू ब्लैंक स्पेस से सॉरी, यू हैवंट डन एनी रॉन्ग, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। और बताओ जब आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो क्या आपको सॉरी कहना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने गलत तो कुछ किया ही नहीं ना। जब आपने कोई गलती ही नहीं की तो किस बात की सॉरी, इसका मतलब यू नीड नॉट से सॉरी, आपको कुछ भी आपने गलत नहीं किया है। तो जब आपने गलती ही नहीं की तो फिर माफी किस बात की, तो आपको किसी प्रकार की माफी नहीं मांगनी, ध्यान रखना, गलती की नहीं है आपने। नेक्स्ट वाला अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। ये क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। और सिंपल सेंटेंस यदि हम बनाए तो फिर क्या बन जाएगा, देखो, एवरीवन अपोज्ड हिम बट ही डिड नॉट गिव अप। सब ने उसका विरोध किया लेकिन उसने क्या किया, उसने गिव अप नहीं किया। गिव अप का मतलब होता है बीच में छोड़ देना, त्याग देना, कोई भी उसने इरादा था इरादे को छोड़ देना। ये जो दिया गया सेंटेंस है बट दे रखा है, बट देने की वजह से ये जो सेंटेंस है ये कौन सा बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है, हमें क्या बनाना है, सिंपल बनाना है। सिंपल बनाना है तो देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या दे रखा है, एवरीवन अपोज्ड, विरोध कर रहा है ना, तो यहाँ पर इन एडिशन तो होगा नहीं, एडिशन तो विरोध नहीं करता, एडिशन तो जोड़ता है। इन स्पाइट ऑफ विरोध करता है, बिसाइड्स जोड़ता है, दो कंजक्शन लगे, कंजक्शन तो सिंपल सेंटेंस में आता ही नहीं, मतलब ये वाला भी गलत हुआ, बचा कौन सा, इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन ही डिड नॉट गिव अप, अपोजिशन के बावजूद उसने क्या किया। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, जब भी बात विरोधाभास की होती है। इसका ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स। देखो दिया गया सेंटेंस कंपाउंड है, लास्ट वाला जो सेंटेंस दे रखा है वो कौन सा है, वो कॉम्प्लेक्स है, और जो हमने चुना है वो वाला कौन सा है, वो वाला सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो यहां पर ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जहां पे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आते हैं। ठीक है, हियरिंग नॉइज द थीफ रन अवे, इसमें किसी प्रकार का कंजक्शन नहीं है, मतलब ये जो बेचारा सेंटेंस दे रखा है वो बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, जहां पे या तो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, जब भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन आए तो सिंपल सेंटेंस में या तो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब का सहारा लिया जाता है। या तो क्या हो जाएगा, या तो प्रीपोजिशन हो जाएगा या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब का सहारा लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसमें क्या जाएगा, सो नहीं आएगा। सो किस में आता है, सो का प्रयोग किस में किया जाता है, सो का प्रयोग सो किस में आता है, कंपाउंड सेंटेंस में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहां पर फिर क्या आ गया, सो, या तो बिकॉज और सो दोनों आ गए, और बिकॉज और सो दोनों आ गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो दो तो गए। एक तो क्या दे रखा है, सिंस द थीफ हर्ड अ नॉइज ही रेन अवे। अगला क्या दे रखा है, द थीफ रेन अवे बिफोर ही हर्ड नॉइज। ये थोड़ी उसने शोर सुना उससे पहले ही भाग गया, नहीं, शोर सुनने के बाद भागा, तो क्या हो जाएगा, सिंस द थीफ हर्ड, सिंस का मतलब है चूंकि, क्योंकि चोर ने शोर सुना इसलिए वह भाग गया। ठीक है, क्योंकि उसने सुना इसलिए भाग गया। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, हम करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन, और हिंदी ट्रांसलेशन करने से हमारे तीसरा सेंटेंस भी ध्यान से देख लेना इसको। तीसरा सेंटेंस है ना, कई बार गड़बड़ कर जाता है। क्या दे रखा है, क्योंकि द थीफ हर्ड अ नॉइज, क्योंकि चोर ने शोर सुना, सो इसलिए ही रेन अवे भाग गया। यहाँ पे दो कंजक्शन है, सेंटेंस ही दो है आपके पास, टोटल सेंटेंस कितने, दो, और दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप कितने कंजक्शन का यूज करेंगे, एक। ठीक है, दो सेंटेंस के लिए दो कंजक्शन नहीं आएंगे, तो ये वाला तो आपके क्या हो जाएगा, वैसे ही गलत हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले, तो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव। इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। क्या दे रखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जनरल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाले को छोड़ के जो जनरल होता है, मतलब एसर्टिव से इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से एसर्टिव वगैरह, ये जो भी होते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव वगैरह, इनमें क्या होता है, इनकी एक खास बात होती है, क्वेश्चन सेंटेंस और आंसर सेंटेंस दोनों में से एक तरफ क्या आएगा, नोट आएगा, या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, दोनों में से नोट मतलब निगेटिव आएगा। ये क्या कह रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसका मतलब इसका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा ना वो नेगेटिव नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, डज नथिंग गलत हो जाएगा, इज नथिंग ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब बचे क्या आपके पास, इज एनीथिंग पॉसिबल या इज एनीथिंग इम्पॉसिबल। ये कह रहे हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं क्या कुछ इम्पॉसिबल है, नहीं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या कौन सा हो जाएगा, इज एनीथिंग हो जाएगा। इंटेरोगेटिव जो होता है उसमें क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है। जैसे ही आप एसर्टिव के पास जाओगे तो क्या लगा दोगे, पहले सब्जेक्ट लगा देंगे फिर क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे।
पहले सब्जेक्ट और उसके बाद में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जाएगा। दोनों में से एक तरफ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। नेक्स्ट, What though they lost the game, change the sentence into assertive। इसका assertive sentence बनाना है, और assertive sentence यदि हम बनाए तो what though का मतलब होता है क्या फर्क पड़ता है। हम बोलते हैं ना क्या फर्क पड़ता है, किसी प्रकार का कोई भी कार्य होता है उस कार्य के लिए हम बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, कहीं फर्क पड़ा आपने, कोई फर्क पड़ वाली बात को नहीं है ना, तो क्या होता है क्या फर्क पड़ता है, तो इट डज नॉट मैटर। वोट दो का क्या बन जाएगा, इट डज नॉट मैटर एवर इफ दे लॉस्ट द गेम। क्या फर्क पड़ता है, गेम हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोट दो का इट डज नॉट मैटर बन जाएगा। यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है, और ये पैसेज मेरे हिसाब से आपको ठीक ठाक बढ़िया दिख रहा होगा, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, यदि इसमें थोड़ा कम भी दिखे, धुंधला भी दिखे ना, तो फिर इसमें मैंने कहा था ना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जहां पर इस पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से कोई समस्या, जहां तक मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, कोई समस्या मेरे को नहीं लग रही है, बाकी देख लेना। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। अब होता क्या है कि पैसेज जब हमारे सामने आता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज के थोड़े से आदी होते हैं। किस बात के, स्कूल टाइम में जब हम पैसेज हमारे सामने आता था ना, तो हमें पैसेज आते ही एक जीव सोरा सा हो जाता था। कैसे, क्योंकि पैसेज हमारा तारणहार हुआ करता था। इंग्लिश लैंग्वेज में पैसेज आ गया मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता था कि फेल तो होने नहीं, पैसेज आ गया। और पैसेज में हम क्या करते थे, क्वेश्चन देखा, और क्वेश्चन देखने के बाद में सीधा क्या किया, लाइन मिलाते थे, ठीक है, और लाइन मिला के 2-3 लाइन छाप देते थे। हमारे इन्हीं लक्षणों की वजह से फिर क्या कर दिया कि हमें वो लाइन लिखने वाली जो आजादी थी ना, वो छीन ली गई। अब हम लाइन लिख नहीं सकते। हमें लग तो रहा है कि पहला जो है ना वो यहां से यहां तक हो जाएगा, अब हमारा जीव तो करता है कि पहली लाइन लिख दे, दूसरी 3 लाइन लिख दे, 3 लाइन के बाद में आंसर जो होगा ना टीचर अपने आप ढूंढता रहेगा, है ना। तो ऐसे आजादी आजकल हमारे पास नहीं है। अब हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चंस जो होते हैं उनको पढ़ लेना होता है। पैसेज जब भी आप सोल्व करो ना, तो सोल्व करते समय आपको क्या करना है कि पैसेज को पहले क्या कर लेना है, सॉरी क्वेश्चन जो होते हैं ना उनको पहले पढ़ लेना होता है, फिर उसके बाद में क्या करो, पैसेज की रीडिंग करो, ताकि जब क्वेश्चन आए ना कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, तो डिस्कशन होगा उस समय हम क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, द एंटोनिम। आपको क्या करना है, एंटोनिम बताना है। किसका, पेन स्टैकिंग। पेन स्टैकिंग जो वर्ड है, उस पेन स्टैकिंग वर्ड का एंटोनिम बताना है। अब इसमें एंटोनिम कौन सा है, पेन स्टैकिंग जो है, पेन स्टैकिंग का मतलब होता है बड़ा ही दर्दनाक। पेन स्टैकिंग जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दर्दनाक, ठीक है, जो बड़ा दुखदायी होता है। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, स्क्रैपलेस हो जाएगा। स्क्रैपलेस का मतलब होता है जो सुहावना होता है, थोड़ा सा जो अच्छा होता है ना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्क्रैपलेस हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए तो पैसेज की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मीन। मीन का आपको सिनोनिम बताना है। और मीन का सिनोनिम क्या होता है, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब, मीन का मतलब तो मीन का तो खुद मतलब ही हो गया, है ना। यहाँ पे देखो मीन जो होता है, उस मीन का जो मतलब होता है वो होता है मतलबी इंसान। मीन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, मतलबी होता है, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, काइंड नहीं होगा, प्लेजेंट नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, ठीक है। मतलबी होता है या फिर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू, यदि आप पैसेज देखो ना, पैसेज का थोड़ा सा आके आप रीडिंग लगाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे मैं आपको पैसेज के पास लेके चलता हूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है, पैसेज के दे रखा है कि देयर वर 2 ब्रदर्स, 2 भाई थे, who lived on the edge of forest, जो फॉरेस्ट के किनारे पे रहते थे। The elder brother was very mean to his younger brother। जो बड़ा भाई था ना, अपने छोटे भाई के प्रति क्या था, मीन था। कैसे मीन था, एंड ate up all food and took all his good clothes। उसके सारे के सारे जो कपड़े थे वो ले लिए, और उसका जो भी खाना था वो भी खा गया। इसका मतलब उसके प्रति क्या था, मीन था। मीन का मतलब अपने स्वाद, उसके प्रति निर्दयी था। तो यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे केयरलेस हो जाएगा। केयरलेस का मतलब निर्दयी। अकॉर्डिंग टू पैसेज देखा जाए तो यहाँ पर केयरलेस वाला जो ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू। फॉलोइंग सेंटेंस है, इनमें से सही कौन सा है, सॉरी नॉट ट्रू, सही कौन सा नहीं है। मैंने कहा था ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ट्रू पूछा गया है फिर नॉट ट्रू पूछा गया है, ठीक है। सही कौन सा नहीं है, ठीक है। क्या दे रखा है, द यंगर ब्रदर वाज वेरी क्रूल टू द एल्डर वन। जो यंगर ब्रदर छोटा भाई था ना, वो बड़े भाई के प्रति क्रूल था, क्रूल निर्दयी नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्रूल कौन था, निर्दयी कौन था, बड़ा भाई था। बड़ा भाई जो था ना वो छोटे भाई के प्रति निर्दयी था। तो पहले वाला जो है वो क्या है, नॉट ट्रू, मतलब सही बात है, गलत नहीं है, ठीक है। ये सही नहीं है ना, मतलब गलत है। फिर उसके बाद में क्या देखा, एल्डर ब्रदर कट डाउन द एंटायर ट्रंक ऑफ द मैजिकल ट्री। देखो वापस अपने चलते हैं पैसेज के पास। पैसेज क्या कह रहा है, यहां तक अपने देख लिया था। वन डे ओल्डर ब्रदर वेंट
टू द फॉरेस्ट। एक दिन जो बड़ा भाई था ना वो कहाँ चला गया, वह फॉरेस्ट गया, टू फाइंड सम फायरवुड, कुछ फायरवुड लेने के लिए, टू सेल इन द मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए। एज ही वेंट अराउंड चॉपिंग द ब्रांचेज ऑफ ट्री, आफ्टर ट्री ही केम अपॉन ए मैजिकल ट्री। मैजिकल ट्री के पास, अब क्वेश्चन हमने पढ़ लिया ना, तो मैजिकल ट्री के बारे में देखना है अपने को। द ट्री सेड टू हिम, ओ काइंड सर प्लीज डू नॉट कट माई ब्रांचेज, मेरे ब्रांचेज मत काटो, इफ यू स्पेयर मी आई विल गिव यू माई गोल्डन एप्पल्स, मैं आपको गोल्डन एप्पल दूंगा। द एल्डर ब्रदर एग्रीड, वो सहमत हो गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये बट है, डिसअपॉइंटेड विद द नंबर ऑफ एप्पल्स द ट्री गेव हिम, ग्रीड ओवरकेम हिम एंड ही थ्रेटन टू कट द एंटायर ट्रंक, उसने क्या किया, पूरा जो ट्रंक था उसको काटने की धमकी दी। इफ द ट्री डिड नॉट गिव हिम मोर एप्पल्स द मैजिकल ट्री इंस्टीड ऑफ सोवर्ड, कि उसने कहा कि मैं पूरा का पूरा आपका तना काट दूंगा यदि आपने मुझे जो एप्पल्स है वो ज़्यादा नहीं दिए। देखिए उसने उसके बजाय क्या किया, उस पर सोवर्ड अपॉन द एल्डर ब्रदर, हंड्रेड्स अपॉन हंड्रेड्स ऑफ टाइनी नीडल्स, उस पर सुइयां फेंकी, ठीक है। द एल्डर ब्रदर ले ऑन ग्राउंड, वह ग्राउंड पे लेट गया, क्राइंग इन पेन, बड़ा ही दर्दनाक सिचुएशन में। द सन बिगेन टू लोअर डाउन, सूर्य अस्त हो गया। द होरिजोन, होरिजोन का मतलब क्या होता है, क्षितिज, ठीक है। जहाँ पे ये वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे पृथ्वी और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, होरिजोन बोलते हैं। द यंगर ब्रदर ग्रू वरीड, यंगर ब्रदर था वो चिंतित हो गया। वेंट इन सर्च ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की तलाश में निकला। ही फाउंड हिम विद हंड्रेड्स ऑफ नीडल्स ऑन हिज स्किन, उसके शरीर पे कई सारी सुइयां चुभी हुई थी, वहां पे उसको देखा। ही रश टू हिज ब्रदर, अपने भाई के पास गया। रिमूव ईच नीडल, प्रत्येक सुई निकाली। विद पेन स्टेकिंग, बड़ा ही दर्दनाक सिचुएशन से। लव आफ्टर ही फिनिश्ड, उसने जब फिनिश किया तो फिर क्या हो जाएगा, द एल्डर ब्रदर अपोलोजाइज्ड फॉर ट्रीटिंग हिम बैडली, जो एल्डर ब्रदर था उसने क्या किया, उसको पूरी तरीके से क्या हुआ, अपोलोजाइज किया ट्रीटिंग बैडली के लिए। प्रोमिस टू बी बेटर, उससे कहा कि मैं आपके प्रति हमेशा क्या रहूंगा, अच्छा रहूंगा। और फिर क्या हो जाएगा, द ट्री सो द चेंज इन द एल्डर ब्रदर्स हार्ट, गेव देम ऑल द गोल्डन एप्पल, सारे एप्पल दे दिए। इसका मतलब उसने तना नहीं काटा था। अब चलो हम क्वेश्चन के पास चलते। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द यंग ब्रदर वॉज वेरी क्रूल, यंग ब्रदर जो था ना वो क्या था, बड़ा ही क्रूल था, बड़ा निर्दयी था ना, गलत बात, ठीक है। दूसरा कह रहा है एल्डर ब्रदर कट डाउन द एंटायर ट्रंक, नहीं काटा था, सिर्फ धमकी दी थी, काटा नहीं था। द मैजिकल ट्री वॉज वेरी क्रूल टू द ब्रदर्स इन द एंड, एंड में वो क्या था, बड़ा क्रूल था, नहीं एंड में बड़ा काइंड हो गया था। उसने कहा कि एक काम करो, सारे के सारे जो चीजें ना आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल दीज आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट वुड द एल्डर ब्रदर डू विद फायरवुड, जो एल्डर ब्रदर है उसको फायरवुड से क्या करना था, जो लकड़ियां ला रहा था ना उनका क्या करना था। ही वुड यूज इट एट होम, घर पे यूज करेगा ना, गलत बात। ही वुड गिव इट टू हिज यंगर ब्रदर, छोटे भाई को ला के देगा ना। ही वुड सेल इट टू मार्केट, वो क्या करेगा, उसे मार्केट में बेचने वाला था, ठीक है। तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे दे रखा है क्लियरली, इस पैसेज में आपको विजिबल है, क्या दे रखा है कि वह वन डे द ओल्डर ब्रदर वेंट टू फॉरेस्ट टू फाइंड सम फायरवुड टू सेल इन द मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो देखो, एक स्टेंजा दे रखा है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, सेल आई कंपेयर दी टू ए समझ दे तो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। फिर उसके बाद में पूरा का पूरा जो स्टेंजा आपके सामने दे रखा है, फिर उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चंस के पास। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि whom does the poet address in these lines, पोइट इन लाइन्स में किसको एड्रेस कर रहा है, किसको संबोधित कर रहा है। ऑप्शंस क्या दे रखे, द समर को, हिज बिलव्ड को, डेथ को और नेचर को। देखो हम चलते क्या कह दे रखा है, सेल आई कंपेयर टू दी टू ए समर डे, समर्स डे तो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। इसका मतलब समर डे को तो क्या नहीं कर रहा है, एड्रेस नहीं कर रहा है, तो समर तो क्या हो जाएगा, गलत हो गया। फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं, मैं आपको कंपेयर करूं क्या, किससे, समर से, तो फिर किसके लिए आ रहा है, दो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, रफ विंड्स डू शेक द डेयरिंग बोन्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू डेट समटाइम्स टू हॉट द आइज ऑफ हेवन साइंस ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डिम्ड वगैरह पूरी देख लेना। फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस बाई चांस, और नेचर चेंजिंग, नेचर से भी नहीं कर रहा, इटरनल, ठीक है ये वाला। फिर उसके बाद में देखो नॉर लॉज पोजिशन ऑफ द फेयर ऑफ द वेस्ट, नॉर सेल डेथ ब्रेक, दो डेथ भी आपको ऐसा नहीं कर सकती, मतलब डेथ भी नहीं है, डेथ को भी संबोधित नहीं कर रहा है और नेचर को भी नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा, हिज बिलव्ड हो जाएगा। पोइट जो है ना वो क्या कर रहा है, अपनी प्रियतमा को, ठीक है, ये जो है ना पोइट अपनी प्रियतमा को, अपनी जो प्रेयसी है उसे क्या कर रहा है, बिलव्ड को क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है कि क्या मैं आपकी तुलना समर्स डे से कर लूं, क्योंकि बहुत ज्यादा समर मतलब बहुत ज्यादा हॉट। द पोइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो पोइम है ना ये किसका एग्जाम्पल है, सोनेट तो है,
क्योंकि सभी ऑप्शन में सोनेट है, इंग्लिश सोनेट, मिल्टनिक सोनेट, इटालियन सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट। ठीक है, इटालियन सोनेट और मिल्टनिक सोनेट तो एक ही बात है, इसका मतलब ये वाले तो नहीं होगी, है ना। अब आपको देखना है कि इंग्लिश सोनेट है या फिर स्पेंसरियन सोनेट है। कैसे पता करते हो आप सोनेट कौन सी है, इस बात का कैसे पता चलेगा? इसका पता चलेगा उसकी राइम स्कीम से। क्या दे रखा है? सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, ए टेम्परेट, बी डे और मे, ए डेट, बी ए बी, ये दोनों में आती है, शेक्सपियरियन में भी आती है, स्पेंसरियन में आती है। अगली देखो, अगली क्या दे रखा है? क्या इंटरकनेक्टेड है? साइंस सी, डिम्ड डी, डिक्लाइंस सी, और ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर है, देखो ये लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पे टूटी हुई टूट के यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर आ जाए, क्या हो जाएगा? डिम्ड, और यहाँ हो गया अनट्रिम्ड डी। कौन सा हो गया? ए बी सी डी, और ए बी सी डी आते ही कौन सी हो जाती है? इंग्लिश शेक्सपियरियन सोनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखो क्या हो जाएगा? इंग्लिश सोनेट, यानी जो शेक्सपियरियन सोनेट है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलिए, विच लाइन कंटेन्स अलिट्रेशन? अलिट्रेशन कौन सी लाइन में है? ठीक है, तो अलिट्रेशन जो है ना वो देखना इसमें कौन सी में है। पहले देख लो पूछे कौन से गए, फर्स्ट, फिफ्थ, 10th और लास्ट। पहली, 5वीं, 10वीं और लास्ट। पहली में क्या दे रखा है? सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, नहीं है इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में 5वीं, 1 2 3 4 5, समटाइम्स टू हॉट द आइज ऑफ हेवन साइंस, इसमें भी मेरे हिसाब से कहीं पर भी नहीं दिखा। उसके बाद में 5 6 7 8 9, और जो 10वीं साउंड है उसमें क्या है? नोर लोज पोजिशन ऑफ दैट फेयर दो वेस्ट, इसमें भी किसी प्रकार की कोई मेरे से नहीं दिखी। लास्ट वाली लाइन क्या दे रखा है? सो लॉन्ग लीव्स, ये देख लो लॉन्ग लीव्स। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? लास्ट वाली जो लाइन है उसमें क्या हो जाएगा? अलिट्रेशन हो जाएगा। लास्ट लाइन जो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें अलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या कह रहे हैं? समटाइम्स टू हॉट द आइज ऑफ हेवन साइंस, द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन इज। इसके लिए मेरे हिसाब से स्टेंजा के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिना पोइम के पास जाइए हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर देख सकते हैं। क्या करें? समटाइम्स टू हॉट द आइज ऑफ हेवन। ठीक है, हेवन की आइज, स्वर्ग की आंखें क्या कर रही है? चमक रही है। क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। स्वर्ग की जो आंखें है वो क्या कर रही है? चमक रही है। आंखें तो इंसान की व्याकरण है, तो फिर क्या हो जाएगा? स्वर्ग की आंखें चमक रही है, मतलब मीन खड़ा लखन आएगा, और मीन खड़ा लखन आता है कौन सा हो जाए? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक प्रोब दे रखी है और उस प्रोब को क्या करना है? कंप्लीट करना है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। हर बादल में क्या होती है? एक चमकती हुई लाइन जरूर होती है। हर बादल के पीछे एक चमक, एक होप जरूर होती है। ठीक है, ये वाले प्रोवर्ब है। फिर उसके बाद जब भी आपको अंधेरा नजर आता है ना, तो उसमें कोई ना कोई एक होप, एक आशा की किरण जरूर होती है। ठीक है, एकदम अंधेरा कभी नहीं होता है। What does the idiom to make clean breast? Make clean breast इसका मतलब होता है कि सीना हल्का कर लेना। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार का अपराध कर लिया हो, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर लिया हो, और अपराध करने के बाद उसने किसी प्रकार का अपराध किया, अपराध करने के बाद में उसके मन में ऐसा हो जाता है बड़ा भारी भारी से, वो बात किसी को बता देता है ना, तो फिर क्या होता है? मन हल्का होना, उसे बोलते हैं टू मेक क्लीन ब्रेस्ट। का मतलब होता है किसी भी चीज को कन्फेस कर लेना। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, जो बात है किसी को बता देना, स्वीकार कर लेना कि हाँ मेरे से गलती हुई थी। व्हाट इज द इडियम टू बी अबव बोर्ड? एक तो होता है अंडर द टेबल, एक तो होता है अंडर द टेबल, एक होता है अबव द बोर्ड। अंडर द टेबल, अंडर द टेबल का मतलब क्या हो जाएगा? रिश्वत लेना, बेईमानी करना। टेबल के नीचे से जब भी रिश्वत लेते हैं ना, तो ऐसे टेबल के नीचे से हाथ डालते के लिया, तो वो टेबल के नीचे से लेना, मतलब क्या होता है? बेईमानी करना, टू बी अनफेयर। अबव द बोर्ड, बोर्ड के एकदम ऊपर, जो भी है सामने, बोर्ड के सामने, तो सबके सामने, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एकदम वेरी क्लियर, वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस, किसी बिजनेस में एकदम ऑनेस्ट, जो भी है ना सब कुछ देखो बोर्ड पे है आपके सामने, किसी प्रकार का कुछ भी हिडन नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। उसे क्या बोलते हैं? टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस, किसी बिजनेस में एकदम ऑनेस्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन ब्लैंक स्पेस दीज वर्ड्स इन डिक्शनरी। किसी भी वर्ड्स को डिक्शनरी में देखने को क्या बोलते हैं? लुकअप बोलते हैं। किसी भी वर्ड्स को डिक्शनरी में यदि देखना है, सर्च करना है, उसे क्या बोलते हैं? लुकअप। यू कैन लुकअप दीज वर्ड्स इन डिक्शनरी, इन वर्ड्स को आप डिक्शनरी में देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, माई नेबर ब्लैंक स्पेस मनी यस्टरडे सो ही केम टू मी फॉर हेल्प। मेरा जो नेबर है उसके पास कल पैसे क्या हो गए? पैसा खत्म होगा, है ना, जन पचमाकन मांगबान आयो, केम टू मी फॉर हेल्प, मेरे लिए हेल्प लिया है, तो क्या हो जाएगा? रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज का समाप्त हो जाना। कोई भी चीज होती है वो चीज समाप्त हो जाती है, तो उसके लिए क्या होता है? रन आउट ऑफ होता है। रन आउट ऑफ का मतलब होता है समाप्त हो जाना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ए शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, किसी भी स्थान पर थोड़ी सी देर
देरी के लिए रुक जाना क्या होता है, सोजर्न बोलते हैं। इसका जो प्रोनाउंस है ना सोजर्न होता है, सोजर्न हो मतलब थोड़ी सी देर के लिए रुकना। वॉइज वर्ड है ना, वॉइज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, लोज, लोज का मतलब होता है होटल, और ट्रिप का मतलब भी यात्रा होता है। और यात्रा के दौरान, जर्नी के दौरान थोड़ी सी समय के लिए कहीं पर भी रुक जाना क्या कहलाता है, सोजर्न कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें, पर्सन हु रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब क्या होता है, रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, रिनाउंस का मतलब त्यागना या फिर छोड़ना, द वर्ल्ड यानी दुनिया को त्याग देना। एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करता है सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सेल्वेशन, सेल्वेशन जो होता है ना इसका मतलब होता है मोक्ष या मुक्ति, मुक्ति पाने के लिए जो प्रैक्टिस करता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एस्केटिक बोलते हैं। एस्केटिक का मतलब क्या होता है, सन्यासी। एस्केटिक का मतलब क्या होता है, सन्यासी होता है। ठीक है, एस राख के टिक्के, राख का टिक्का लगा के कोई व्यक्ति क्या बन जाता है, साधु या सन्यासी बन गया। फिर वो कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म संयम, आत्म अनुशासन क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट वाला वर्ड कह रहा है चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, जो गिवन वर्ड का क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, ऑपोजिट पूछा गया प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन का मतलब होता है गहन, प्रोफ्यूजन का मतलब क्या होता है, गहन, बहुत ज्यादा, बेजान जो बने उसे बोलते हैं। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, कमी होता है। स्कैरसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। एस्पर्जन जो होता है इसका मतलब होता है निंदा करना। एवर्जन जो होता है इसका मतलब होता है नफरत करना। अबंडेंस जो होता है, अब बंदा डांस करे क्योंकि बंदे के ज्यादा हो गई है, अब बंदा क्या करेगा, डांस करेगा क्योंकि उसके क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। तो अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। ठीक है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये स्पेलिंग में पूछा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट, चूज द वर्ड, सॉरी चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। अब जो ऑब्सक्यूर है ना, इस ऑब्सक्यूर का मतलब होता है अस्पष्ट, बड़ा मतलब अजीब सा जो होता है ना वो होता है ऑब्सक्यूर यानी अस्पष्ट। ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट होता है, अपरेंट का मतलब स्पष्ट होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है। एम्बिगस, एम्बिगस जो होता है ना इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कंफ्यूज करने वाला, द्विअर्थी या मोर देन वन मीनिंग जो होता है ना, जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे अपने एम्बिगस बोलते हैं, वेग। सिनोनिम टू वर्ड रिपल्सिव, रिपल्सिव जो होता है इसका मतलब होता है घृणास्पद। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, घृणास्पद होता है। जैसे नफरत हो जाए, डिस्गस्टिंग, सो डिस्गस्टिंग, कितना घृणास्पद है, कितना बुरा है, कितना सुगला है ना, उसे बोलते हैं सो डिस्गस्टिंग, बोलते हैं ना अपने बोलचाल की भाषा में। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक होता है, अल्यूरिंग का मतलब भी आकर्षक होता है, रिविलेशन का मतलब किसी संबंधित होता है। ठीक है, फिर देखो, सॉरी रिविलेशन का मतलब होता है रहस्य उद्घाटन, रिवील करना। फाइंड द वर्ड विद ये वाली साउंड जो है, कौन सी साउंड है ये साउंड है ए। अब आपके सामने जो वर्ड्स दे रखे हैं उसमें पहला वर्ड जो दे रखा है वो है कम, दूसरा जो वर्ड है वो है वेलकम, तीसरा जो वर्ड है वो है रिवर्स, अगला जो वर्ड है वो है डाइवर्ट। अब एक चीज देखना कि जहां पे आधा रे होता है ना, ये आधा रे जहां है उससे पहले क्या लग जाएगा, ये वाला डॉट डॉट लग जाएगा जिसे हम कोलन बोलते हैं। और यहां पर जो साउंड है ना वो हो जाएगी ये वाली, कौन सी साउंड हो जाएगी, ये वाली। तो ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। अभी जो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे उसके बाद में यदि हम देखें तो अब बचा कम और कम। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन दोनों कम में फर्क क्या है, ध्यान रखना अकेला जो कम है उस अकेले कम में तो जो साउंड आएगी वो कौन सी आएगी, उल्टा वी वाला, ये वाला आ जाएगा कम। और यहाँ पे दे रखा है वेलकम, इसमें क्या आ जाएगा क, और ये वाला ऐसे आ जाएगा वेलकम। ऐसा कैसे हुआ, जब कोई भी किसी प्रकार का सफिक्स के तौर पर किसी भी वर्ड के साथ में जब जुड़ता है तो फिर वहां पर क्या आ जाता है, वहां पे यही वाली साउंड आती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं आपको इसका, क्या, SOME, SOME जो है ना वो है सम, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो हो जाएगा सम। फिर उसके बाद में अगला जो दे रहा हूं मैं एक वर्ड मैंने दे दिया हैंडसम। अब जो हैंडसम है ना इसका क्या हो जाएगा, यहां पे जो सम है ना वो ये वाला हो जाएगा। देखना ये वाला सम और ये वाला सम, जैसे ये सफिक्स के तौर पर किसी के साथ जुड़ गया ना तो फिर यही वाला ए आता है। लास्ट में किसी प्रकार का कोई भी सफिक्स जब जुड़ता है तो 100% यही वाला आता है। तो फिर कौन सा आंसर हो जाएगा, वेलकम आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए आपका स्वागत है। अगला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड इज और आर फ्रिकेटिव्स, इनमें से फ्रिकेटिव साउंड का पता करना है। कितनी होती है फ्रिकेटिव साउंड्स, द नंबर ऑफ फ्रिकेटिव साउंड्स इन इंग्लिश आर 9, 9 होती है। उन 9 में से आपको देखना है यहाँ पे कौन सी है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ड जो है ट, ये तो कौन सी होती है, ये तो प्लेजिव होती है। कौन कौन सी, क, ग, ट, ड,
प और ब, ये जो साउंड होती है ये तो कौन सी होती है, प्लेजिव साउंड्स होती है, या फिर इनको हम स्टॉप भी बोलते हैं। स्टॉप या प्लेजिव जो होती है ना वो होती है सिक साउंड्स। तो ये वाला नहीं हुआ, फिर ये वाला नहीं हुआ, ये जो है ना च और ज, ये होती है एफ्रिकेट्स। कौन सी होती है, एफ्रिकेट्स होती है। तो एफ्रिकेट्स वाली भी नहीं होगी, बचा कौन सा, ये वाला जो है ये फ्रिकेटिव साउंड से होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास यदि हम चले तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है कि द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द गिवन वर्ड इज, क्या पढ़ते हैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, इसका मीनिंग जो होता है ना वो तो क्या होता है, वो होता है समुद्री यात्रा। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, वी, और वी से जो व बनता है ना वो कभी भी डब्ल्यू नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो वी, वी और वी यही वाला होगा, तो एक तो गया हमारे से। फिर उसके बाद देखना ये वाली जो साउंड होती है ना, ये ऐसा कोई सिंबल होता ही नहीं है। अब पूरे 24 और फिर उसके बाद में ये जो 20 पूरे देखो ना 44, उनमें आपको ये वाला सिंबल मिलेगा ही नहीं, मतलब ये वाला भी गया। अब बचा क्या आपके पास, एक तो बचा है वो इज, और एक बचा है, जब भी किसी वर्ड के अंत में एजी होता है ना वो हमेशा क्या होता है, वो इज होता है, और इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ये वाला होता है इज। यहाँ भी दे रखा है इज, यहाँ भी दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, ऊ, औ, औ तो है ही नहीं ना, ये दे रखा है वही, वोइज का मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाला, इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता है वही इज, क्या हो जाएगा, वही इज हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले, फाइंड द वर्ड विद डिफरेंट वोवल साउंड। वोवल साउंड क्या दे रखा है, ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू और ओ यू। जाहिर सी बात है, सिंपल सा पड़ा है ना। ध्यान रखना ऐसी गलतियां मत कर देना। हमें क्या करना है, जब भी हम फोनेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारे लिए स्पेलिंग डजंट मैटर, हमारे लिए जो चीज़ मैटर करती है वो क्या है, वो प्रोनाउंसिएशन है। स्पेलिंग अलग करके मत कर देना, ठीक है, ऐसा मत कर देना कि आपके सामने जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग के आधार पर आप आंसर डिसाइड करो ना, गलत बात। इसका जो साउंड होगा, इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा वाउल, क्या हो जाएगा, आउ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लाउर, क्या हो जाएगा, फ्लाउर, तो क्या हो जाएगा आउ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउट, क्या हो जाएगा, आउ। सब में सेम आ रहा है ना, आउ आउ आउ। ये जो होता है ना, इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता है फ्लो, या फिर इसको हम पढ़ते हैं फ्लाउ। आउ या ओ, आउ नहीं है ना, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग पर जाते ही क्या होता है, गड़बड़ होता है। स्पेलिंग पे जाते ही फोनेटिक्स गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, लेबियो मतलब लिप्स, डेंटल मतलब टीथ, बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा। डेंटल मतलब दांतों से, ठीक है। नेक्स्ट, कौन कौन से होते हैं लेबियोडेंटल, दो ही होते, दंत, दत्त होते हैं ना, लेबियोडेंटल होते हैं। A self written लाइफ स्टोरी इज, सेल्फ रिटन यानी अपने द्वारा, खुद के द्वारा लिखी गई लाइफ स्टोरी जो होती है वो क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है। अपने ही द्वारा लिखी गई जो कहानी होती है ना वो क्या होती है, लाइफ स्टोरी। हालांकि मेमोरी भी अपने द्वारा अपने ही बारे में लिखा जाता है, पूरी लाइफ स्टोरी नहीं होती है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। ब्लैंक स्पेस इज एसोसिएटेड विद फोक ट्रेडिशन। फोक ट्रेडिशन मतलब लोक कला से जो संबंधित होता है, लोक परंपराओं से संबंधित है, वो क्या होता है, वो बैलेड होता है, ठीक है। हालांकि इसमें भी फोक आ सकता है, जब फोक आए तो ये क्या पेस्ट्रल हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से यदि हम देखें तो ये वाला क्या होता है, ये बैलेड होता है, ठीक है। अगला यदि हम देखें, a debased form, ठीक है, a debased form of tragedy in which many exciting events happen and the characters have very strong or exaggerated emotions। इमोशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किया जाता है, वास्तव में ऐसा होता नहीं, उसे मेलोड्रामा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मेलोड्रामा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नाटकीय रूप दिया जाता है। वास्तव में उतना था नहीं, कहते नाटक कर रहे, फालतू नाटक कर रहे, मतलब बढ़ा रहे बहुत ज़्यादा, उसे क्या बोलते हैं। जो हम कई बार होते हैं ना, कुछ नहीं नाटक कर रहे हैं ऐसे ही, वो क्या होता है, मेलोड्रामा होता है। मेला लगा रखा है यहाँ पे फालतू नाटक कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो होता है मेलोड्रामा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस इज यूज्ड फॉर ऑडिटरी साउंड इफेक्ट। ऑडिटरी मतलब सुनने संबंधित, जिसका मतलब एक साउंड सिस्टम होता है। साउंड सिस्टम वाला कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देना, साउंड सिस्टम पे जो फोकस करता है ना वो क्या होता है, एलिट्रेशन, जहाँ पे क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड लगातार रिपीट हो रही है। फिर उसके बाद में क्या होता है, एजोनेंस होता है। कौन सा हो जाएगा, एजोनेंस साउंड सिस्टम पर होता है। ओनोमेटोपिया जो होता है वो क्या होता है, साउंड पे होता है, ठीक है। ये जो होते हैं ना, इनका संबंध ऑडिटरी साउंड इफेक्ट से होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इनमें से एलिट्रेशन हो जाएगा। ओनोमेटोपिया होता है ना, वो भी पूरा साउंड पर ही होता है, उसका पता कैसे लगता है, साउंड से ही लगता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास चले, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ओशन हीव्ड ए साई। साई का मतलब होता है आ भरना, आ,
ओशन हीव्ड ए साई, आह भरना। कौन ओशन यानी समुद्र महासागर आह भर रहा है, इसका मतलब मिन खड़ा लक्षण होगा नहीं, और मिन खड़ा लक्षण होता ही गुणसोजासी पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले 60, डू दैट गुड मिससीफ, क्या दे रखा है गुड और मिससीफ, क्या मिससीफ अच्छी थोड़ी हो सकती है, मिस का मतलब तो गलत होता है हमेशा, ठीक है, तो मिससीफ मतलब जो बुरी मिससीफ, सॉरी अच्छी मिससीफ जो है ना, ये क्या हो जाएगा जब साइड बाई साइड, मतलब एकदम कन्ने कन्ने, जो साइड बाई साइड दो वर्ड्स होते हैं और वो दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, एक दूसरे का विरोध करने वाले होते हैं, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, आगे के जो 10 क्वेश्चन है ना वो किसके, मेथड्स के हैं। पैटर्न प्रैक्टिस थ्रू डायलॉग्स इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक, जहां कहीं भी आपको पैटर्न ड्रिल का नाम सुनाई दे वो वाला क्या होता है, वो ऑडियो लिंगुअल होता है। जहां कहीं भी पैटर्न का नाम दिखाई दे वो क्या होता है, या तो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है या फिर ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विच वन इज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जो जीटी मेथड का एकदम उल्टा होता है, डायरेक्ट मेथड की कौन सी कॉमन फीचर नहीं है। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ न्यू लैंग्वेज, बिल्कुल न्यू लैंग्वेज तो यूज डायरेक्ट उसी में चलना है अपने को। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, बिल्कुल इसका तो फोकस ही किस पे होता है, एल और एस पे होता है। रीडिंग ना, आर और डब्ल्यू ये जीटी मेथड के लक्षण होते हैं, और जो जीटी के होते हैं उनकी डायरेक्ट के साथ कभी नहीं बनती। ओरल प्रैक्टिस, स्पीच है वहां पे ओरल होगा ही होगा, तो कौन सा हो जाएगा, नहीं है, नॉट ए कॉमन फीचर, मतलब क्या हो जाएगा, इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस नहीं। रीडिंग प्रैक्टिस जो होते हैं, रीडिंग का और राइटिंग का जहां कहीं भी नाम आए वो कौन सा होता है, वो जीटी मेथड होता है, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। Which of the following tests is are based on the behavioral view of language learning? Behavior, जो behavior को टेस्ट करता है, ट्रेडिशनल नहीं होगा, अचीवमेंट नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, डिस्क्रीट आइटम टेस्ट जो होता है ना, इसका संबंध सिर्फ बिहेवियर से होता है। बिहेवियर रिलेटेड बच्चे से ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं जहाँ पे वो डिसीजन मेकर, ट्रेडिशनल तो वो वाला होता है जो हम एग्जाम में, मतलब हमारे जो आते थे स्कूल टाइम जब पढ़ते थे ना वो वाले। रिटन टेस्ट भी, अचीवमेंट टेस्ट भी उसी के अंतर्गत आता है, तो वहाँ से अपने व्यवहार का भी पता नहीं चला। व्यवहार का पता चलता है जब ओरली किसी प्रकार के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे उसको चिंतन करना है, मनन करना है, तो वो क्या होता है, डिस्क्रीट आइटम टेस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, A teaching plan is incomplete without teaching plan. द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में आप क्या करते हो, प्लान करते हो। टीचिंग प्लान तो आपने खूब किया होगा ना, लेसन प्लान किया होगा ना, डायरी खूब बनाई होगी ना बीएड में, है ना। अब टीचिंग प्लान होती है, वो क्यों होती है, किसके बिना वो इनकम्प्लीट है, किसके बिना, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्यों के बिना, ग्रुप वर्क, को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज, होमवर्क, अरे बिना उद्देश्य कोई काम ही नहीं होता, निरुद्देश्य से हर काम क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य आपके सामने होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले तो विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हैंडलिंग पीपल्स बिहेवियर प्रॉब्लम इन रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग में कौन सा प्रिंसिपल लागू नहीं होता है, क्या दे रखा है, डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन। बिल्कुल मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन बनेगी तभी तो क्या होगा, रेमेडी उपचार होगी ना। अगला क्या दे रखा है, इनहैंस लर्निंग इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट जगाना होगा तो उसका उपचार हो। बिल्कुल बच्चों का मन लगेगा, बच्चे पढ़ेंगे, उनका उपचार हो जाएगा। रीटीच द ऑलरेडी टॉट आइटम्स, पहले से पढ़ाए गए आइटम्स को क्या करना, दोबारा पढ़ाना, ध्यान रखना। रेमेडियल टीचिंग कभी भी रीटीचिंग नहीं होती है। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं बिंदुओं को वापस लेना जिनमें डाउट्स हो। रीटीचिंग कभी नहीं होती है, ठीक है। और समराइज द मेन पॉइंट्स एंड द एंड, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो कौन सा गलत है, ये वाला, और जो गलत है वही क्या है, वही सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड अ टीचर डू व्हाइल टेकिंग रेमेडियल क्लास। रेमेडियल क्लास के समय टीचर को क्या करना चाहिए, बताओ टीचर का एंकर से। ऑलवेज ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ पुपिल्स इन क्लास एंड देयर बिहेवियर इन ग्रुप्स, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सेट हाई गोल्स, हाइट नहीं हाई गोल्स मतलब ऊंचे ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करें ना, बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करें बच्चा क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। बच्चे को पहले छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो, उसके बाद में बढ़ाते चलो ताकि बच्चे का मन लगा रहे। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, हेल्प पुपिल की हेल्प करनी है, बिल्डअप हेल्दी सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज वेरी इंपॉर्टेंट होती है, टाबरों में भेजा हुआ है, बड़ों के लिए तो नहीं होती लेकिन बच्चों के लिए सेल्फ इमेज यानी अपना जो ईगो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, उस पर हेल्प करनी है। बिल्कुल सही बात है, ये वाले भी क्या दे रखा है, कीप इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद पेरेंट्स। बिल्कुल पेरेंट्स से जब क्लोज कॉन्टेक्ट में रहेंगे ना तभी टीचर को पता चलेगा बच्चे की समस्या क्यों आ रही है, द कोज ऑफ डिफिकल्टी का पता चलेगा। क्या पूछा गया, उसे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मतलब उसे 1 नंबर वाला, फिर उसके बाद में 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाला। 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तीनों काम करने चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले,
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव टूल ऑफ इवेल्युएशन। क्वांटिटेटिव जिसमें क्या होता है, मार्क्स मैटर करते हैं, पोर्टफोलियो में मार्क्स नहीं होते, केस स्टडी में मार्क्स नहीं होते, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये सारे के सारे बिहेवियर होता है, ये सारे के सारे है क्वालिटेटिव। कौन से है, क्वालिटेटिव है, ठीक है। रिटन जो है ना वो क्या होता है, उससे मार्क्स होते हैं, जहां पे मार्क्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव होता है, तो ये रिटन टेस्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। विच इज नॉट ट्रू अबाउट FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में कौन सा सही नहीं है, इट इज डायग्नोस्टिक, बिल्कुल। इट फॉल्स अंडर द कंटिन्यूस, क्योंकि ये लगातार चलता रहता है, पूरे सेशन के दौरान चलता है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस एस्पेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ये वाला भी सही है। फिर उसके बाद इट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव से फॉर लर्निंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीखने के लिए होता है। इट मेक्स फाइनल जजमेंट ना, फाइनल जजमेंट ऐसे बनाता है, और जो गलत है वही क्या है, वही आपका सही आंसर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है ना उसमें सबसे अच्छा प्रॉपर सीक्वेंस जो होता है ना वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है SMCR। SMCR कौन से में, सबसे पहले क्या होगा, सेंडर, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति बात करने वाला होगा, फिर उसके माइंड में क्या आएगी, बात आएगी, मैसेज आएगा, मैसेज के लिए वो क्या होगा, किसी चैनल का यूज करेगा, फिर कौन होगा, रिसीवर। SMCR याद कर लेना, क्या, SMCR, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। रीट एग्जाम में पूछा गया था कि कम्युनिकेटिव प्रोसेस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, SMCR होते हैं, ठीक है, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। नेक्स्ट आगे लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, क्या दे रखा है, ए टेस्ट इज वैलिड इफ इट। कोई भी टेस्ट वैलिड होगा, कैसे पता चलेगा, इट इज रियलिस्टिक एंड एसेस द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू यूज देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू कंप्लीट ए टास्क। ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं ऑथेंटिसिटी। ये क्या है, ये ऑथेंटिसिटी है। इज अनअफेक्टेड बाई इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस एंड प्रमोट्स इंडिपेंडेंट जजमेंट। ये वाला जो होता है ना ये होता है ऑब्जेक्टिविटी, ये ऑब्जेक्टिविटी है। मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, वही मेजर करता है जो मेजर करने लिया गया, मतलब ये वाला सही है, ठीक है। वैलिडिटी, वैलिड मतलब वैध का मतलब वो होता है कि जिस उद्देश्य के लिए टेस्ट लिया जा रहा है ना उसी उद्देश्य क्या कर रहा हो, पूर्ति कर रहा हो, उसे हम बोलते हैं वैलिड टेस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट मॉडल पेपर, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते जाइए, ठीक है। और उसके बाद में अगली क्लास में आपके लिए अगला मॉडल पेपर लेके मैं आपके बीच में हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, ठीक है।